शहरों में पोल्यूशन एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है लंग कैंसर के लिए। गाँव में चूल्हा स्मोकिंग, इंडस्ट्रीज़ में जहाँ इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स होते हैं वहाँ पे एक बहुत बड़ा रीज़न है। हमारा जेनेटिक मेकअप कुछ हद तक चेंज होता चला जा रहा है। मतलब आपने तो बिल्कुल मैं क्या कहूँ डरा ही दिया। अगर आपको खांसी है, हल्का बुखार आ रहा है, खांसी के साथ बलगम आ रहा है और उसको 2 हफ्ते हो चुके हैं, सबसे पहली चीज़ जाके एटलीस्ट एक बलगम की जांच करा लीजिए। भगवान ने लंग्स 2 दिए, बहुत बड़े दिए, तो सिम्टम भी आने में बहुत बार इतना टाइम लग जाता है। अगर एक छोटी सी गांठ किसी के लंग्स में हो गई, उसे सिम्टम नहीं आएगा जब तक वो गांठ इतनी बड़ी ना हो जाए कि उसे सांस फूलने लगे। पैसिव स्मोकिंग इज इनफैक्ट कहते हैं बहुत मोर डेंजरस, क्योंकि आपकी सिगरेट में तो उन्होंने फिल्टर दे दिया। हाँ। तो जो पी रहा है वो तो बच गया। जो लोग स्मोकिंग करना छोड़ देते हैं तो उसके बाद भी लंग कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। चांसेस जरूर रहते हैं, मैं नहीं कहूँगा कि चांसेस खत्म हो जाते हैं, बट एक होता है परसेंटेज ऑफ चांस। जो एक्टिव स्मोकर होगा उसमें परसेंट ऑफ चांसेस डेफिनेटली गोना बी हाई। तो हमने 13 साल से लेके 90 साल तक के लोगों को देखा लंग कैंसर। 13 साल? एग्जैक्टली। आज की डेट में अगर आप साइट पे जाएंगे और डालेंगे डिटॉक्सिफाई माय लंग्स, 10 अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। हर प्रोडक्ट में एक नया केमिकल है। कई बार हम छोटे छोटे सिम्टम्स इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि खांसी हो रही है बार बार, चेस्ट पेन हो रहा है या सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ये छोटे छोटे सिम्टम्स कहीं आगे जाके बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि लंग कैंसर। अब आप सोच रहे होंगे कि लंग कैंसर हमें कैसे हो सकता है, ये तो स्मोकर्स को होता है जो सबसे ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, बात कुछ और भी है इसके पीछे। और इसलिए आज द हेल्थ साइट पॉडकास्ट के इस एपिसोड में, स्पेशल एपिसोड फॉर वर्ल्ड लंग कैंसर डे के लिए, आज हम लेकर आए हैं पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर सौरभ आहूजा। वेलकम डॉक्टर, जो हमें बताएंगे बेसिकली कि लंग कैंसर जो आजकल के दुनिया में ये जो मिथ फैला हुआ है कि सिर्फ ये प्रॉब्लम जो होती है स्मोकर्स को होती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि डॉक्टर, ये जो लंग कैंसर होता है ये कैसे इसकी शुरुआत कैसे होती है बेसिकली? अगर हम बात करें लंग कैंसर की, तो लंग कैंसर बाकी कैंसर्स की तरह एक सेल का प्रोलिफरेशन है। जब ये लंग्स को इन्वॉल्व करता है तो इसे हम लंग कैंसर का नाम दे देते हैं। जी हाँ, जैसा आपने शुरुआत की और शुरुआत में बताया कि स्मोकर्स को होता है ये, तो डेफिनेटली स्मोकिंग इसके लिए बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। मेजॉरिटी पेशेंट्स आपके स्मोकर्स होंगे, लेकिन आज की डेट में बहुत सारे ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं जो कि हमें लंग कैंसर कर सकते हैं। अब कहने के लिए मैं और आप बिल्कुल नॉर्मल लोग हैं, हम लोग स्मोकिंग नहीं करते हैं, लेकिन हम इस एनवायरनमेंट में रहते हैं जिस एनवायरनमेंट में पोल्यूशन बहुत है, तो ये पोल्यूटेंट्स भी एक लंग कैंसर का कारण हो सकता है। कुछ लोग होते हैं जिनको जेनेटिक टेंडेंसी होती है, जिनके परिवारों में कैंसर्स की हिस्ट्री होती है, उन लोगों में लंग कैंसर बड़ी यंग एज में देखा जाता है, बिकॉज वो जेनेटिकली इस चीज़ के लिए प्रीडिस्पोज्ड होते हैं। अच्छा, ये भी जेनेटिकली हो सकता है? बिल्कुल। अब हमारे देश की बहुत सारी महिलाएं जो आज भी गांव में रहती हैं, जैसे देश की 70% जनता गांव में रहती है, वे आज भी चूल्हा इस्तेमाल करती हैं। हाँ। खाना बनाने के लिए। अब उस चूल्हे से निकला धुआं और स्मोकिंग के बीड़ी सिगरेट से निकला धुआं इज मोर लेस इक्वल। हम तो ये मानते हैं कि एक बार चूल्हे पे किया गया काम लगभग 3 पैकेट सिगरेट के बराबर धुआं जनरेट करता है। तो उन लेडीज में भी हम लोगों ने लंग कैंसर देखा है, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो लोग उस धुएं का एक्सपोज्ड है। हमारे बहुत सारे वर्कर्स भाई बंधु लोग हैं जो कि कोल माइंस में काम कर रहे हैं, जो कि सिलिका के साथ काम कर रहे हैं, जो कि पत्थर की कटाई कर रहे हैं, वो सब पार्टिकल्स भी जब लंग में एक एनफ मात्रा में जाते हैं तो वो लंग को इरिटेट करते हैं, और इरिटेट करने के बाद वो सब भी आगे चल के लंग कैंसर में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ना सिर्फ स्मोकर्स, देयर आर एन नंबर ऑफ रीजंस जिनके कारण किसी को भी लंग कैंसर हो सकता है। तो लंग कैंसर के भी और भी तरह के लंग कैंसर होते हैं जैसे बाकी और कैंसर्स के भी होते हैं? बिल्कुल, इसमें 2 प्रकार के मेनली लंग कैंसर्स होते हैं। एक होते हैं बिनाइन। बिनाइन मतलब जो सिर्फ लंग्स तक ही सीमित रहते हैं, जो नॉन कैंसरस कह सकते हैं। वे आते लंग कैंसर की श्रेणी में ही हैं, लेकिन वो फैलते नहीं हैं। अच्छा। बट यस, पेशेंट को अगर हम सिम्टम की बात करें तो खांसी, सांस लेने में दिक्कत होना, कभी कभार ब्लड आना, इस तरह के नॉन कैंसरस या बिनाइन कैंसर्स ऑफ लंग में भी आपको मिल सकता है। उनका भी प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है, उन्हें भी सर्जिकली रिमूव करना पड़ता है। सेकंड होता है मेलिग्नेंट। मेलिग्नेंट मतलब जिनमें फैलने की संभावना या फैलने की पोटेंशियल होती है। अच्छा। अब उस पोटेंशियल में अगर हम बात करें तो देयर आर 8-10 डिफरेंट टाइप ऑफ लंग कैंसर्स जो होते हैं। कुछ होते हैं जो बहुत तेजी से फैलेंगे। अच्छा। कुछ होते हैं जो बहुत धीमी स्पीड से फैलेंगे, जिनका पता ही हमें 2-2, 3-3, 4-4 साल के बाद जाके लगेगा। और इन सब की जो आज की डेट में थेरेपी होती है, किसको कीमो मिलनी है, किसको इम्यूनोथेरेपी मिलनी है, किनका सिर्फ टैबलेट से या रेडिएशन से काम चल सकता है, वो सब डिपेंड करता है किस टाइप का लंग कैंसर आप उस पेशेंट का डायग्नोसिस में बना के देते हैं। तो अब इंडिया में भी काफ़ी लंग कैंसर के पेशेंट जो है सामने आ रहे हैं। रीज़न इसके पीछे, अगर हम स्मोकिंग के अलावा बात करते हैं, जैसे आपने चूल्हे की बात करी, जो गांव की बात करी, लेकिन अगर स्टेट लेवल, शहर की बात करें
तो शहरों में पोल्यूशन एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है लंग कैंसर के लिए। गाँव में चूल्हा स्मोकिंग, इंडस्ट्रीज़ में जहाँ इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स होते हैं वहाँ पे एक बहुत बड़ा रीज़न है। हमारा जेनेटिक मेकअप कुछ हद तक चेंज होता चला जा रहा है। हम इंडियंस लगता है वेस्टर्नर से सिर्फ एक ही चीज़ में आ गए हैं, वो है बीमारियां होने में। अब आज की डेट में माना जाता है कि हम लोगों में लंग कैंसर 10 साल पहले होता है हमारे वेस्टर्न काउंटर पार्ट से। अच्छा। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शंस है जिसमें टीबी एक ऐसा इन्फेक्शन है जिसमें अगर कोई इंसान पहले टीबी डेवलप कर चुका है, अब वो टीबी से ठीक हो चुका है, उसमें भी आगे चल के कभी कभार स्कार कार्सिनोमा नाम की एक बीमारी होती है। स्कार कार्सिनोमा में आपके लंग में जो एक निशान पड़ गया, स्कार पड़ गया पुरानी टीबी के कारण, आगे चल के कई बार उस स्कार में भी एक कैंसर, लंग कैंसर प्रोड्यूस हो सकता है। और देश में टीबी की मात्रा इतनी है तो ये स्कार कार्सिनोमा का नंबर हमारे देश में ऑटोमेटिकली बहुत बड़ा बन जाता है। अगर हम बात करें यूरोप की या यूके यूएस की, वहाँ पे टीबी ही कम होती है, तो जब वो नंबर ऑफ टीबी पेशेंट्स कम है तो स्कार कार्सिनोमा भी कम मिलेगा। हमारे यहाँ तो टीबी पेशेंट का नंबर इतना ज्यादा है कि स्कार कार्सिनोमा के इंसिडेंस में हमारे यहाँ काफी होते हैं। ये टीबी के जो आपने टीबी की बात, बहुत अच्छी बात आपने छेड़ दी टीबी की। अगर टीबी की बात कर लें तो टीबी बेसिकली होता किससे है सबसे ज्यादा? सो टीबी एक इन्फेक्टिव कंडीशन है। यहाँ पे वातावरण के अंदर कोई भी एक ऐसा बैक्टीरिया जिसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, वह किसी को भी एक्सपोज होगा तो उसे टीबी हो सकती है। नॉर्मली ये बैक्टीरिया इतनी देर तक वातावरण में नहीं रह सकता है, तो ये बैक्टीरिया हमें मिलता कैसे? अपने किसी आस पड़ोस वाले से जिसको टीबी की बीमारी से ग्रसित हो। अच्छा। अब हमारे देश में हम कफ हाइजीन को तो प्रैक्टिस करते नहीं है, खांसी है तो कभी हाथ नहीं रखते, मास्क नहीं पहनते, रुमाल नहीं इस्तेमाल करते, एंड अगर बीमारी हो तो उसको ट्रीट नहीं करते। अगर हम उसको प्रॉपरली ट्रीट कर ले तो हम किसी और को टीबी नहीं फैलाएंगे। टीबी का तो एक जो हमारी सोसाइटी में, जो हमारे कम्युनिटी में एक जो प्रेवलेंस है वो इसीलिए है क्योंकि कंटिन्यूअसली एक से दूसरे में स्प्रेड हो रही है। ये बैक्टीरिया रुक नहीं रहा है। अगर हम सब प्रॉपर तरीके से इलाज करें, कफ हाइजीन प्रैक्टिस करें, तो हम इस चीज को काफी हद तक रोक सकते हैं। अब हमारी देश की गवर्नमेंट भी इस साल चाहती है, एंड टीबी स्ट्रैटेजी पे काम हो रहा है, 2025 एंड टीबी स्ट्रैटेजी है, दवाइयां बराबर मिल रही हैं, लेकिन लोग जब प्रॉपर तरीके से अपना ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे और इस चीज़ के लिए सतर्क नहीं रहेंगे, और अगर उन्हें एक्टिव टीबी है और अपने आस पड़ोस वालों को नहीं बचाएंगे, तब तक हम इस बैक्टीरिया के फैलने को नहीं रोक पाएंगे। टीबी के कुछ बेसिक लक्षण जो अर्ली वार्निंग साइंस हैं जिनको अगर हम टीबी की बात करें तो टीबी के सबसे कॉमन लक्षण है जो हर दीवार पे लिखा है, 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी हो, 2 हफ्ते से ज्यादा टीबी के लिए इवैल्यूएट कीजिए। इस खांसी को साधारण वायरल कफ या फिर एक इन्फेक्टिव कफ समझ के नहीं ट्रीट करें। अगर आपको खांसी है, हल्का बुखार आ रहा है, खांसी के साथ बलगम आ रहा है और उसको 2 हफ्ते हो चुके हैं, सबसे पहली चीज़ जाके एटलीस्ट एक बलगम की जांच करा लीजिए, जो कि किसी भी स्वास्थ्य केंद्र पे सरकार की तरफ से मौजूद है। उस बलगम की जांच से ही आपको 95 to 97% पता लग जाएगा कि आप टीबी से ग्रसित हैं भी या नहीं। तो लंग कैंसर में वापस आते हैं, तो क्या लंग कैंसर इतना डेंजरस हो सकता है कि जो डेथ तक भी हो सकती है? अगर हम लंग कैंसर डेथ के स्टैट्स की बात करें तो पुरुषों में सबसे कॉमन कॉज ऑफ कैंसर डेथ इन इंडिया इज लंग कैंसर। हमारे देश में अगर हम कैंसर की नंबरिंग करें तो पुरुषों में सबसे कॉमन कैंसर इज लंग कैंसर, उसके बाद मुंह का कैंसर जो कि खैनी गुटखा खाने के कारण होता है। एंड अगर हम डेथ की बात करें तो सभी कैंसर्स में से ब्रेस्ट, लंग, मुंह का कैंसर, पेट का कैंसर, सबसे ज़्यादा डेंजरस या जिसकी सबसे ज़्यादा मोर्टेलिटी होती है वो लंग कैंसर होता है, चाहे वो पुरुषों में हो चाहे वो महिलाओं में हो। इस कैंसर के सब कुछ करने के बावजूद भी मरने की संभावना मरीज के सबसे ज़्यादा रहती है। मतलब ये ट्रीटेबल नहीं है? नहीं। आप एक चीज होती है ट्रीटेबल, कि आप उसे ट्रीट कर सकते हो, लेकिन आप उसे खत्म नहीं कर सकते। एक चीज होती है क्यूरेबल। ये क्यूरेबल नहीं है, ये कोई इन्फेक्शन नहीं है कि आपने 6 महीने दवाई खाई या फिर आपने 2 हफ्ते एंटीबायोटिक खाई ठीक हो जाएगा। ये ट्रीटेबल है कि आप इसे ट्रीट करके लंबे समय तक प्रोलॉन्ग कर सकते हैं पेशेंट की लाइफ, लेकिन सब कुछ करने के बावजूद इसकी मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा है। और इसका सबसे बड़ा रीजन है लंग कैंसर के 80 to 90% पेशेंट्स जब पहली बार पकड़ में आते हैं तो वो ऑलरेडी स्टेज 3 या स्टेज 4 में जा चुके होते हैं, जहाँ पे हमारे पास उनको ऑफर करने के लिए बहुत कुछ नहीं होता। और ये रीजन क्यों है, क्योंकि इतनी लेट में क्यों डिटेक्ट? अभी जस्ट आपने कहा हम खांसी आती है, सांस फूलती है, हम उसे इग्नोर कर देते हैं, बहुत छोटे-छोटे सिम्टम्स इग्नोर करते हैं हम। जब हम एम्स में, जब मैं व्हेन आई वाज डूइंग माय डीएम एट एम्स, तो एम्स में हम लोगों ने एक अध्ययन किया कि लगभग 2,500-3 हज़ार पेशेंट्स का हमारे पास डाटा था, जिनको हमने आइडेंटिफाई किया कि इनमें से कितने पेशेंट थे जो स्टेज 1 स्टेज 2 में है। आप विश्वास नहीं करेंगे, हार्डली 10 से 15 पेशेंट थे जो अर्ली स्टेजेस में हमारे पास डिटेक्ट हुए। 70 to 80% पेशेंट हमारे पास स्टेज 3 या स्टेज 4 में आए। लोग पूछते हैं स्टेजिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, हर कोई आपसे आगे पूछेगा, किसी को भी कैंसर होगा पहला सवाल घर में भी क्या रहेगा, अरे इनके कैंसर की स्टेज क्या है। स्टेज की इंपॉर्टेंस है, स्टेज आपका ट्रीटमेंट डिसाइड करती है। एक छोटी सी गांठ लंग के एक हिस्से में है, स्टेज 1 गांठ है, आप सर्जन के पास जाएंगे, सर्जन वो हिस्सा काट के अलग कर देगा, पेशेंट हो सकता है क्योर हो जाए।
क्योंकि आपने उसको जड़ से मिटा दिया। हाँ। एक इंसान जिसकी एक गांठ लंग में है, उसके अलावा वो लीवर तक पहुंच चुकी है, हड्डियों तक पहुंच चुकी है, आप हर जगह सर्जरी नहीं कर सकते। ये स्टेज 4 हो गई जहां पे सर्जरी ऑप्शन आपका खत्म। अब आप कीमो से, रेडियो से, इम्यूनो से, दवाइयों से इस सब चीज को कम करने की कोशिश करेंगे तो आप इसको ट्रीट कर पाएंगे, क्योर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए लंग कैंसर की मोर्टेलिटी इतनी ज्यादा है, क्योंकि लंग कैंसर के 80% मरीज पकड़ में ही तब आते हैं जब वो ऑलरेडी स्टेज 3 या स्टेज 4 तक पहुंच चुके होते हैं। और रीजन है छोटे छोटे सिम्टम्स इग्नोर करना। भगवान ने लंग्स 2 दिए, बहुत बड़े दिए, तो सिम्टम भी आने में बहुत बार इतना टाइम लग जाता है। अगर एक छोटी सी गांठ किसी के लंग्स में हो गई, उसे सिम्टम नहीं आएगा जब तक वो गांठ इतनी बड़ी ना हो जाए कि उसे सांस फूलने लगे या खांसी आने लगे या खांसी में ब्लड आने लगे। तो इसी कारण से कई बार हमारा जो इतना रिजर्व है लंग्स का, ये हमारे अगेंस्ट काम कर जाता है, क्योंकि हम पिक नहीं कर पाते इस चीज को जल्दी। ठीक है, अगर हम बात करें, मतलब आपने तो बिल्कुल मैं क्या कहूँ डरा ही दिया मतलब अगर हम प्रिवेंशन लेवल पे बात करें तो हाउ टू प्रिवेंट। यस, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रिवेंट कैसे करें। हम हिंदुस्तान में प्रिवेंशन की बात करते ही नहीं है। हम हमेशा ट्रीटमेंट की बात करते हैं। हम तब जगते हैं जब ऑलरेडी देर हो चुकी होती है। प्रिवेंशन में अब हमें कुछ लोगों के बारे में पता है कि जिनको होने की संभावना ज्यादा है, जो एक्टिवली स्मोक कर रहे हैं, जो लोग ऐसे माइंस इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, जो लोग चूल्हे पे काम कर रहे हैं, जिन लोगों को पहले टीबी हो चुकी है और उनको कुछ स्कार वगैरह है। इन लोगों के लिए एक सिंपल सा स्ट्रैटेजी प्रिवेंट करने की कि ये लोग अपना रूटीन हेल्थ चेकअप कराएं, जिसमें एक एक्सरे करा लिया या एक लो डोज सीटी स्कैन एक साल में अगर एक बार भी करा लिया, तो अगर कोई एक छोटी सी गांठ भी होगी तो वो पकड़ में आ जाएगी। उसका आप प्रॉपर बायोप्सी करके डायग्नोसिस बनवा लेंगे एंड प्रॉपर ट्रीट कर लेंगे। नॉट इन आर कंट्री, अगर हम बात करें बाकी सब विदेशी कंट्रीज में या वेस्टर्न कंट्रीज में क्या हो रहा है, 55 साल से ऊपर के व्यक्ति जिन्होंने 15 साल से ज़्यादा स्मोकिंग की है, उनको बाय डिफॉल्ट एक रूल है कि उन्हें हर साल जाके एक अपना लोडो सीटी स्कैन कराना है। अच्छा, चेस्ट का। अगर वो लोडो सीटी स्कैन चेस्ट का कराते हैं, उसमें कोई भी छोटी गांठ की शुरुआत में पकड़ में आ जाता है, तभी के तभी उन्हें सर्जरी करके ठीक कर दिया जाता है, रेदर देन वेट किया जाए कि क्या हो। हमारे यहाँ अगर आप किसी पेशेंट को बोल दीजिए कि आपको एक एक्सरे भी कराना है, पहले तो वो 10 बार एक डॉक्टर से पूछेगा कि डॉक्टर साहब इस एक्सरे को कराने का फायदा क्या है? जब मुझे सिम्टम नहीं है मैं एक्सरे क्यों कराऊं? आप उससे कहेंगे आप एक स्मोकर हैं, आपको एक्सरे कराना चाहिए हर साल का एक, वो कभी नहीं कराएगा। जब तक वह किसी प्रॉपर बीमारी या सिम्टम से ग्रसित ना हो तब तक वो एक्सरे नहीं कराएगा। तो मैं कहता हूँ सीटी स्कैन नहीं हम बोलेंगे क्योंकि हमारी आबादी बहुत बड़ी है, बट एटलीस्ट हम एक एक्सरे से शुरुआत तो कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम अपना एक हेल्थ चेकअप कराएं जिसमें हम जैसे अल्ट्रासाउंड ब्लड टेस्ट कराते हैं, वैसे ही जाके अपना एक चेस्ट एक्सरे करा रहे हर साल का एक। अगर कोई बीमारी शुरुआत में पकड़ में आ जाएगी तो हम उसे अच्छे से ट्रीट कर पाएंगे। तो जैसे कि आपने बताया कि जो नॉन स्मोकर्स लोग हैं उनमें भी लंग कैंसर होता है, तो जो जैसे मान लीजिए बहुत बेसिक है, जैसे कि अगर कोई एक बंदा स्मोक कर रहा है और कोई सामने है उसको इनहेल कर रहा है तो उसमें भी लंग कैंसर के चांसेस हो सकते हैं। पैसिव स्मोकिंग इज इनफैक्ट कहते हैं मोर डेंजरस, क्योंकि आपकी सिगरेट में तो उन्होंने फिल्टर दे दिया। हाँ। तो जो पी रहा है वो तो बच गया, हाँ। उसके पास फिल्टर है, मिनट से बच गया, मतलब पीने वाले को कम एक्सपोजर हुआ। हाँ। बट जो सामने खड़ा है उनको तो अच्छा खासा धुएं का एक्सपोजर हो रहा है। अब कुछ लोग होंगे जिनके परिवारों में कैंसर की हिस्ट्री होगी, जिनके माता पिता में या दादा दादी में किसी प्रकार का कैंसर होगा, उन लोगों को हमेशा सतर्क रहना है अपनी बॉडी में किसी भी प्रकार के कैंसर के लिए। तो जैसे अगर फीमेल्स में बोला जाता है कि मेमोग्राफी होनी चाहिए, वैसे ही पुरुषों में कहा जाना चाहिए कि क्यों अगर आपके घर में किसी को हिस्ट्री है तो एटलीस्ट आप एक चेस्ट एक्सरे करा के अपने लंग कैंसर के इंसिडेंस को कम कर सकते हैं, उसे प्रिवेंट कर सकते हैं अगर वो पहली स्टेज में पकड़ में आ जाए तो, भले ही आप स्मोकर नहीं है तब भी। तो सिर्फ एक्सरे कराने से ही लंग कैंसर का और भी कोई टेस्ट है? वैसे तो सीटी स्कैन होता है, एक लो डोज सीटी स्कैन जिसे एलडीसीटी बोलते हैं, जो कि वर्ल्ड वाइड रिकमेंडेड है प्रिवेंशन के लिए। बट हम एलडीसीटी अगर बोलेंगे तो वो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि सभी लोगों को एक लो डोज सीटी स्कैन कराना इज नॉट गोना बी अ राइट सॉल्यूशन फॉर आवर कंट्री। तो जो हाई रिस्क हैं, जो स्मोकर्स हैं, उनमें तो डेफिनेटली एक एलडीसीटी लो डोज सीटी स्कैन। बट रूटीन आम जनता में जिनको जरा भी डर है, जो अपना एक रूटीन हेल्थ चेकअप 45-50 साल की उम्र के बाद कराना चाहते हैं, तो अपने हेल्थ चेकअप के पार्ट में एक चेस्ट एक्सरे हर साल करा लेंगे तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छा, तो जो लोग स्मोकिंग करना छोड़ देते हैं तो उसके बाद भी लंग कैंसर होने के चांसेस रहते हैं? चांसेस जरूर रहते हैं, मैं नहीं कहूंगा कि चांसेस खत्म हो जाते हैं, बट एक होता है परसेंटेज ऑफ चांस। जो एक्टिव स्मोकर होगा उसमें परसेंट ऑफ चांसेस डेफिनेटली गोना बी हाई, जो छोड़ देगा उनके अंदर डेफिनेटली वो चांसेस कम हो जाएंगे। तो बहुत लोगों के साथ ये मिथ भी होता है, बहुत लोग आते हैं आपके पास जिनको आप कहते हैं कि आपके सीटी स्कैन को देख के हमें लंग कैंसर की संभावना लग रही है, वे आपसे आर्ग्यू करेंगे सर 15 साल पहले स्मोकिंग छोड़ चुका हूँ, कि उन्होंने 20-25 साल होगी स्मोकिंग लेकिन अब 15 साल पहले छोड़ चुके हैं। तो वे आपसे एग्री ही नहीं करेंगे कि मुझे कैसे लंग कैंसर हो सकता है, मैंने तो 15 साल पहले छोड़ दिया था। बट यस, उनको चांसेस कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके चांसेस बिल्कुल जीरो हो गए क्योंकि उन्होंने स्मोकिंग करना छोड़ दिया।
तो वैसे तो किसी भी तरीके का धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक होता है, तो क्या सिगरेट से ज़्यादा खतरनाक होता है वेप? वेपिंग एक नई, आई थिंक सो कह सकते हैं, नया फैशन है। नया फैशन आ गया है। नया फैशन आ गया। आप यूरोपियन किसी भी कंट्री में आज अगर घूमने भी जाते हो तो एवरीबडी इज वेपिंग देयर। सबको लगता है कि ये सेफ है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमने जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं जो कि सिगरेट में थे उनको हटा दिया और निकोटीन रखा है, सो दैट निकोटीन से आपको वो जो किक मिलता है स्मोक करने वाला वो मिलता रहे। सो वेपिंग जैसे ही इंट्रोड्यूस किया गया मार्केट में, उसके बाद बहुत सारे मेडिकल रिसर्च आए कि वेपिंग के अंदर जो केमिकल्स यूज हो रहे हैं उनसे लंग इंजरी हो रही है। लंग कैंसर नहीं, बट लंग इंजरी, जिसे वेपिंग इंड्यूस्ड लंग इंजरी बोलते हैं। उसके बहुत सारे मेडिकल आर्टिकल्स हुए, बहुत सारे कंट्रीज में ऐसे केसेस हुए जहां लोगों ने जैसे ही वेप शुरू किया और तब उन्होंने पाया कि जो केमिकल वो यूज कर रहे थे एज ए प्रिजर्वेटिव, वो प्रिजर्वेटिव जैसे ही आपके लंग्स में गया उससे लंग इंजरी हुई, और वो इनफैक्ट मोर डेंजरस थी एज कम्पेयर टू स्मोकिंग से। सो कह देना कि हमने एक चीज को रिप्लेस करके दूसरे से कर दिया है वो आपके लिए सेफ है, ये कोई मतलब सही बात नहीं होगी। किसी भी प्रकार का धूम्रपान, चाहे वो वेप का हो, चाहे वो हुक्के का हो, चाहे आजकल बहुत जगहों पे बताया जाता है कि ये नॉन टबैको हुक्का मिल जाता है यहाँ पे आपको, बट है तो धुआं ना, धुआं, और वो धुआं आपके लंग्स के लिए ठीक नहीं है। जैसे ट्रीटमेंट हो जाता है, जैसे ट्रीटमेंट होने के बाद भी आपके लंग्स किसी तरीके से हील नहीं कर पाते, तो ये आगे और लॉन्ग लाइफ चलता रहता है ऐसा? लंग कैंसर में अगर हम लंग कैंसर की बात करें तो लंग कैंसर में अगर सपोज किसी को सर्जरी मिल गई फर्स्ट स्टेज में, सेकंड स्टेज में, तो देयर इज ऑलवेज अ चांस कि इनको आगे चल के जरूरत ना पड़े किसी प्रकार की थेरेपी की। बट यस, अगर किसी को कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी शुरू की गई है तो उस केस में उनके रिस्पॉन्स के आधार पर आगे की थेरेपी होती है। जैसे आपने 4 से 6 साइकिल ऑफ कीमोथेरेपी दे दिया, फिर आपने स्कैन किया, पेट स्कैन या सीटी स्कैन किया, और आपको पता चला कि इनका ट्यूमर अब कम हो गया है, तो फिर एक मेंटेनेंस थेरेपी होती है जिसमें उनको मेंटेन करने के लिए किसी न किसी फॉर्म में कुछ थेरेपी दी जाती है। प्रॉपर तरीके से दी गई थेरेपी और प्रॉपर तरीके से किया गया ट्रीटमेंट, आपके सामने कई पेशेंट 15-15, 20-20 साल से भी थेरेपी ले रहे हैं, दे आर स्टिल अलाइव। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं आगे चल के, मतलब जो सिम्टम्स, जो बहुत छोटे छोटे सिम्टम्स की हमने बात करी थी, तो क्या ट्रीटमेंट होने के बाद वो सिम्टम्स बने रहते हैं आपके साथ? नहीं, डेफिनेटली आपको आराम मिलता है, क्योंकि आपका सिम्टम उस बीमारी के कारण था। हाँ। आज आपने उस बीमारी को ठीक कर दिया तो आपके सिम्टम्स जैसे सांस फूलना, खांसी आना, ब्लड आना, बुखार हो रहा है, वजन कम हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, सारे सिम्टम्स में आराम आता है। यही हमारे ट्रीटमेंट का गोल है। किसी भी चीज का इलाज करने का मकसद आपका क्या होता है? मरीज को उनके सिम्टम्स या लक्षण में आराम मिले और जो बीमारी जिसके कारण वो शुरू है वो बीमारी धीरे धीरे करते करते कम हो जाए। तो डेफिनेटली पेशेंट्स काफी बेहतर महसूस करते हैं एक बार अगर उनका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। तो किसी तरीके का खान पान भी है जो आपके लंग्स को किसी ना किसी तरीके से डैमेज कर रहा होता है? खाने पीने में देखिए, अगर हम बात करें फ्राइड फूड, फैटी फूड जितना भी आजकल चला हुआ है, प्रचलित में है, अल्कोहल, ये सारी चीजें कहने में लगता है कि सिर्फ पेट में जा रही हैं, बट इनमें कोई भी ऑक्सीडेंट नहीं है, सबके सब एंटीऑक्सीडेंट्स कुछ भी नहीं इनके अंदर, कोई इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है। तो ये सारी चीजें ओवरऑल हमारी बॉडी को अफेक्ट करती हैं। आज की डेट में हम मानते ये हैं या सोचते ये हैं कि इन चीजों से हमारे लंग्स को कैसे अफेक्ट पड़ सकता है, लंग्स को तो सिर्फ धुआं अफेक्ट करता है, बट ऐसा नहीं है। इवन एक अध्ययन में यूएस में पाया गया कि जो आप टबैको खाते हैं, जैसे कई पेशेंट आपके पास आएंगे लंग कैंसर के जो कहेंगे डॉक्टर साहब मैंने तो स्मोक कभी किया नहीं, आप उनके दांतों की तरफ देखेंगे कि उन पे दांतों पे टबैको का स्टेन है। आप उनसे पूछेंगे कि आप तंबाकू खाते तो हैं, तो वो कहेंगे हाँ तो डॉक्टर साहब ये तो हम खा रहे हैं, ये स्मोक थोड़ी कर रहे हैं। वो तंबाकू जो खाया हुआ होता है उसका जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जब वह तंबाकू उनके मुंह में तो पार्टिकल्स भी सांस के रास्ते लंग्स में जाते हैं, उनमें भी आगे चल के लंग कैंसर या सांस संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं उस खाए हुए तंबाकू के कारण भी। बट बस वही मिथ है कि हम खा रहे हैं तो पेट की बीमारी हो सकती है, गले का मुंह का कैंसर हो सकता है, लेकिन लंग कैंसर कैसे नहीं हो सकता? तो अगर हम जैसे अभी आपने मिथ्स ही बोला, तो ऐसे और कौन कौन से मिथ्स हैं जिस पे लोग भरोसा करते हैं, मानते हैं कि इस तरीके के मिथ्स हैं लंग कैंसर को लेकर? आपके पास कोई ऐसा केस आया हो? सबसे बड़ा मिथ है बायोप्सी नहीं कराना। हिंदुस्तान में सबसे मुश्किल काम है, स्पेशली गाँव से आए लोगों को ये समझाना कि बायोप्सी करने से ही इस बीमारी का पता लगेगा। हमारे देश में लगता है सब लोगों को ये बताया गया कि जैसे आप किसी भी कैंसर की बायोप्सी करोगे वो कैंसर फैल जाएगा। अच्छा। हाँ, तो ये सबसे कॉमन मिथ है। आपके पास एक पेशेंट आएगा, सीटी स्कैन में बड़ी सी गांठ हो गई, आप बोलेंगे कि नेक्स्ट स्टेप है बायोप्सी करना, बायोप्सी करके प्रूव करना। दुनिया भर में कोई डॉक्टर ऐसा नहीं है जो लंग कैंसर सिर्फ सीटी स्कैन के आधार पे लिख के आपको दे देगा और उसके आधार पे आपको ट्रीटमेंट दे देगा। हर डॉक्टर आपको बोलेगा पहले मुझे एक बायोप्सी का टुकड़ा चाहिए जिसमें रिपोर्ट में आए कि ये कैंसर है, ये लंग्स का कैंसर है और ये इस टाइप का कैंसर है और इसमें थेरेपी चलेगी। इन चारों स्टेप्स के लिए आपको पहला स्टेप क्या है? बायोप्सी।
लेकिन हिंदुस्तान में हमारे सब लोगों में एक मिथ फैला हुआ है कि बायोप्सी करते ही आपने यहाँ से बायोप्सी की तो अभी कैंसर फैलना शुरू हो जाता है। ठीक है, आप बायोप्सी मत कीजिए, आप ट्रीटमेंट नहीं ले पाएंगे, 4 महीने 6 महीने के बाद क्या होगा, ऑलरेडी वो कैंसर फैल चुका होगा। और इस टॉपिक को भी साइंटिस्ट ने बहुत रिसर्च किया कि जो हम गन डालते हैं या नीडल डालते हैं, जब उससे लेते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उस रास्ते में जिस रास्ते से वो नीडल गई कैंसर होगा। कोई भी किसी भी प्रकार का ऐसा कोई रिस्क नहीं है कि जिस जगह से आपने नीडल इंसर्ट की वहां से कैंसर फैल जाएगा। नहीं आप करेंगे तो आप अपना बहुत नुकसान करेंगे। अगर आप कर लेंगे, बायोप्सी डायग्नोसिस बन जाएगा तो शायद अपने आप को आप ट्रीट कर पाएं। अच्छा, तो अगर मैं एज की बात करूं तो शुरुआती एज क्या है लंग कैंसर की? आपने बहुत सारे पेशेंट देखे होंगे। अगर मैं लोएस्ट एज की बात करूं तो हमने 13 साल से लेके 90 साल तक के लोगों को देखा है लंग कैंसर। 13 साल? एग्जैक्टली। अब जब मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैं डीएम कर रहा था एम्स से, उस टाइम पे 14 साल का एक बच्चा हमारे पास ओपीडी में आता है, आके बताता है कि उसे ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं। हम उसका एक एक्सरे करते हैं, एक्सरे में गांठ आ जाती है। हमारे लिए 14 साल के बच्चे में सोचना भी ये एक तरह से गलत माना जाता है। हाँ, मतलब शॉकिंग लगता है। शॉकिंग है ये तो बहुत। हम अपने टीचर के पास जाते हैं, उन्हें केस प्रेजेंट करते हैं, बताते हैं सर ऐसा ऐसा है। हम कहते हैं सर हम इसमें सस्पेक्ट कर रहे हैं लंग कैंसर। हमें डांट दिया जाता है कि 14 साल में आप कैसे सस्पेक्ट भी कर सकते हो। एंड देन आप सीटी कराते हो, देन आप बायोप्सी करते हो और वहां पता लगता है कि उस बच्चे को 14 साल की उम्र में भी एक लंग कैंसर है। ये पता नहीं चला पर किस रीजन? उसे सिर्फ खांसी थी, वो खांसी लेके आपके पास आया, आपको लगा साधारण वायरल बैक्टीरियल कुछ इन्फेक्शन होगा। काफी दिनों से खांसी चल रही थी, आपने ज्यादा सोच लिया तो आपने टीबी सोच लिया कि टीबी हो सकता है। बट निकला लंग कैंसर। 14 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल यंग फीमेल्स, यंग मेल्स जो आ रहे हैं, कभी जिन्होंने स्मोक तो सुना भी नहीं है, करना तो दूर की बात है। आप कहते हैं ना कि स्मोकर्स को होता है। 25 साल की अगर एक यंग फीमेल आपके पास चल के आ रही है लंग कैंसर के साथ, तो उसने क्या स्मोक किया होगा अभी तक अपनी लाइफ में? अगर ट्राई भी किया होगा तो मैक्सिमम 1 आध साल, इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं किया होगा। तो अब आज की डेट में ये मान लेना कि इसको इस एज के बाद ही मिलेगा आपको लंग कैंसर देखने के लिए, ये एब्सोल्युटली गलत होगा। एब्सोल्युटली हेल्दी लोग सडनली आपके पास आएंगे इतना बड़ा लंग कैंसर लेके, जिसके बारे में उन्हें आइडिया भी नहीं होगा। और आपको भी पहली बार में तो लगेगा भी नहीं कि मैं इस मरीज से लंग कैंसर की बात भी करूं, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप भी नहीं सोचोगे बिल्कुल कि मेरा मरीज लंग कैंसर की बीमारी लेके आया होगा। तो मतलब अगर इतने कम एज में डिटेक्ट होता है लंग कैंसर तो ये क्योरेबल है? कुछ प्रकार के कैंसर्स हैं जो यंग एज में आते हैं, लंग कैंसर के कुछ सब टाइप्स हैं। यूजुअली उनमें दवाइयों का रिस्पॉन्स अच्छा है। अच्छा। और कुछ प्रकार के कैंसर्स हैं जो सिर्फ स्मोकर्स को होंगे और वो भी ओल्ड एज में होंगे, उनमें यूजुअली दवाइयों का रिस्पॉन्स भी खराब है। तो अच्छा तो नहीं है किसी को लंग कैंसर होना, बट आज की डेट में हम डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर आपको आया भी लंग कैंसर तो कम से कम ऐसा आए जिसका सब टाइप थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव हो दवाइयों को, ताकि दवाइयों से एटलीस्ट हम आपकी लाइफ को जितना प्रोलॉन्ग कर सके उतना कर दें। तो मैं चाहूँगी हमारी हेल्थ साइट की ऑडियंस को आप एक मैसेज दे इस लंग कैंसर डे के लिए। लंग कैंसर डे पे मेरा ये मैसेज रहेगा हमारे सभी लिसनर्स के लिए कि हमें अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देनी है। प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। अगर आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स को फॉलो करते हैं तो देर इज़ हाई लाइकलीहुड पॉसिबिलिटी कि अगर कोई बीमारी आपको शुरू भी हो रही है, स्पेशली लंग कैंसर जैसी भीषण बीमारी, तो आप उसे पिक कर सकते हैं। स्पेशली जो लोग स्मोक करते हैं या किसी इस तरह के व्यवसाय में हैं जहाँ पे उनका धूल धुएं से बहुत काम होता है, उन लोगों को प्रिवेंटिव थेरेपीज़ का ध्यान रखना चाहिए। एंड अगर हम कोई भी फॉर्म ऑफ मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं तो सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिसिन इज एविडेंस बेस्ड। अगर आपको शक है कि आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं, अपने डॉक्टर के पास जाइए, प्रॉपर चेकअप कराइए और उस बीमारी को पकड़ के उसका इलाज कीजिए। जो चीज़ें आपको नुकसान करती हैं, पोल्यूशन, उससे बचिए, स्मोकिंग, उससे बचिए। एंड किसी भी प्रकार के भ्रम में या मिथ में मत रहिए कि हम अगर ये थेरेपी लेंगे तो इसके ये साइड इफेक्ट हो जाएंगे। वो आपके डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए एंड अपने डॉक्टर से एक हेल्दी डिस्कशन कीजिए रिगार्डिंग द डिजीज एंड द ट्रीटमेंट। डॉक्टर, एक सवाल है मेरा, क्या लंग्स को डिटॉक्स करने के कोई तरीके होते हैं? मतलब घर पे रहकर भी हम कोई डिटॉक्स ड्रिंक या फिर इस तरीके का डिटॉक्स डाइट है जो आपके लंग्स को डिटॉक्स करे? डाइट में यस, जितनी भी एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट हैं, आप हेल्दी फ्रूट्स खाइए, आप अच्छा क्वालिटी खाना खाइए, आप फास्ट फूड्स को अवॉइड कीजिए, आप प्रोटीनेशियस डाइट लीजिए। एंड अगर आप अपने लंग्स को एक्चुअली डिटॉक्स करना चाहते हैं तो एयर क्वालिटी को हमें इम्प्रूव करना होगा। तो अब दिल्ली एनसीआर में जिन महीनों में एयर क्वालिटी अच्छी है उन महीनों में हम वॉक करें, अच्छा, योगा प्रैक्टिस करें, विच इज़ अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ थेरेपी। कहीं ना कहीं योगा के आने के बाद हमारे कंट्री को रिकॉग्निशन भी अच्छी मिली है
एंड योगा के बेनिफिट्स बाकी ऑर्गन्स के लिए नहीं, लंग्स के तो लिए सबसे ज्यादा है। आप एक सिंपल योगा ब्रीदिंग एक्सरसाइज अगर करते हैं तो दैट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिटॉक्सिफाइंग। आज की डेट में अगर आप साइट पे जाएंगे और डालेंगे डिटॉक्सिफाई माय लंग्स, 10 अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। हर प्रोडक्ट में एक नया केमिकल है, वो कैसे आपको डिटॉक्सिफाई कर सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम इस तरह के इनहेलर्स लेके आ रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं हम लंग वॉश कर देंगे। प्लीज इन सब मिथ में मत पड़िए। सिंपल साधारण स्वच्छ खाना खाएंगे और अगर आप एक्सरसाइज और योगा प्रैक्टिस करेंगे तो इससे बेस्ट डिटॉक्सिफिकेशन आपके लंग्स को नहीं मिल सकता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। तो डॉक्टर सौरभ ने जैसा आपको बताया कि आपको अपने लंग्स को डिटॉक्स कैसे करना है, किसी की बात मत सुनिए, जो डॉक्टर ने कहा है उनकी बातों को फॉलो करिए। फॉलो करने से याद आया, ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की वीडियोज़ के लिए बने रहिए thehealthsite.com के साथ। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू।